चिलचिलाती गर्मी का मौसम हो, तापमान अपने चरम पर हो और ऐसे में खेतों या मवेशियों के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत हो, लेकिन वहां कोई इलेक्ट्रिक ग्रिड ही ना हो। स्थिति काफी गंभीर लग सकती है ना? खैर, आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी चुनौती पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और सोलर पावर की मदद से बिना किसी ग्रिड के भी पानी की एक ऐसी सप्लाई तैयार की जा सकती है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या के बारे में सोचते हैं। दूर दराज के इलाकों में अक्सर पानी निकालने के लिए पवन चक्कियों यानी विंड पंप्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें एक बड़ी विडंबना है। गर्मियों के उन बेहद गर्म और शांत दिनों में जब मवेशियों और फसलों को पानी की सबसे ज्यादा और तुरंत जरूरत होती है, ठीक उसी वक्त हवा चलना बंद हो जाती है। ऐसे में बिना हवा के लगातार पानी कैसे मिलेगा? बस इसी पहेली को सुलझाना सबसे जरूरी है। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आज हम इन चीजों पर फोकस करेंगे। सोलर वाटर सॉल्यूशन असल में है क्या? एक सोलर पंप काम कैसे करता है? अलग-अलग जरूरतों के लिए सही पंप का चुनाव, सिस्टम की कैलकुलेशन और स्टोरेज, और अंत में इसका असली खर्च। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। द सोलर वाटर सॉल्यूशन, एक ऐसा विकल्प जो मौसम के भरोसे नहीं बैठता। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर एक बड़े नजरिए से देखा जाए तो ये एकदम सीधा और बिना किसी झंझट वाला सिस्टम है। ये पूरी तरह से मुफ्त और हमेशा मौजूद रहने वाली सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। होता क्या है कि सूरज की रोशनी सीधे सोलर पैनल पर पड़ती है, उससे बिजली बनती है, वो बिजली सीधे मोटर को घुमाती है और पानी जमीन से खिंचकर टैंक और फिर मवेशियों तक पहुंच जाता है। बीच में कोई जटिलता नहीं, बस सीधा काम। यहां एक नंबर बहुत मायने रखता है और वो है 20। कमाल की बात यह है कि सोलर पैनल्स में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होता जो घूमता हो या घिसता हो, इसलिए इसमें टूट फूट लगभग न के बराबर होती है। एक बार इस सिस्टम को लगा दिया तो ये कम से कम 20 साल तक बेहतरीन तरीके से काम करता है। मतलब एक बार की मेहनत और दशकों का आराम। सेक्शन 2, अब थोड़ा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। एक सोलर पंप के पुर्जे क्या हैं और ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं। ऊर्जा का ये पूरा सफर मुख्य रूप से 3 छोटे-छोटे कदमों में पूरा होता है। स्टेप 1, फोटोवोल्टिक सोलर मॉड्यूल्स सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे डायरेक्ट करंट यानी डीसी में बदल देते हैं। स्टेप 2, पावर कंट्रोलर्स इस ऊर्जा को एकदम बैलेंस करते हैं ताकि मोटर को सही पावर मिले। और स्टेप 3, यही बैलेंस की हुई पावर मोटर को चलाती है, जिससे फाइनली पंप पानी को ऊपर धकेलता है। यहाँ पर जो पावर कंट्रोलर है ना, वो एक बहुत ही स्मार्ट मिडलमैन या मैनेजर की तरह काम करता है। अब सूरज की रोशनी तो दिन भर बदलती रहती है, कभी बादल आ गए, कभी धूप तेज हो गई। ऐसे में ये कंट्रोलर इस बात की निगरानी करता है कि बाहर चाहे जो हो, मोटर को बिल्कुल सही और स्थिर पावर मिलती रहे, ताकि सिस्टम कभी बंद न पड़े। इसी मैनेजर वाले काम में एक बहुत ही खास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आता है, जिसे MPPT या मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है जो बदलती धूप में भी सोलर पैनल की आउटपुट को इस तरह एडजस्ट करता है कि सिस्टम हमेशा अपनी 100% क्षमता के करीब काम करे। बस एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये एक कंप्यूटर चिप की तरह इलेक्ट्रॉनिक है, इसका उन मैकेनिकल ट्रैकर से कोई लेना देना नहीं है जो असल में घूमकर सूरज की तरफ दिशा बदलते हैं। हालांकि सूरज की पूरी ऊर्जा का फायदा उठाने के लिए इंजीनियर्स अक्सर मौसम के हिसाब से इन पैनल्स का झुकाव जरूर एडजस्ट कर देते हैं। इससे होता यह है कि पैनल पर सीधी धूप पड़ती है और इसका सीधा असर पानी के बहाव पर दिखता है। दोपहर के वक्त जब धूप सबसे कड़क होती है और पानी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, तब पानी का बहाव भी अपने आप सबसे तेज हो जाता है। एकदम परफेक्ट तालमेल। सेक्शन 3, मैचिंग पंप्स टू नीड्स। पावर की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि अलग-अलग जगहों के लिए सही पंप कैसे चुना जाता है। चुनाव मुख्य रूप से 2 तरह के पंप्स के बीच होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अगर पानी को ज्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जाना है और पानी का स्रोत सतह से 5 मीटर के अंदर ही है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर पानी को बहुत गहराई से निकालना है, दूर तक भेजना है या पानी थोड़ा गंदा है, तो वहां पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ही काम आता है, क्योंकि ये ज्यादा ताकत लगा सकता है। पानी कहां से आ रहा है, इसके आधार पर पूरी बनावट बदल जाती है। अगर पानी किसी नदी या तालाब से लेना है, तो पंप को किनारे पर जमीन के ऊपर रखा जाता है। इसे सरफेस वाटर पंपिंग कहते हैं। लेकिन अगर पानी गहरे कुएं से खींचना है, तो एक लंबा सा बोरहोल लेआउट बनता है, जहां पंप जमीन के काफी नीचे सीधे पानी में डूबा रहता है।
कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां फ्लोटिंग पंप्स यानी तैरने वाले पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो सीधे पानी की सतह पर तैरते हुए पानी खींचते हैं। और हाँ, अगर पानी में बहुत ज़्यादा रेत या कीचड़ हो तो वहाँ एयरलिफ्ट पंप्स भी लगाए जाते हैं। ये पंप हवा के बुलबुले अंदर भेजकर पानी को ऊपर लाते हैं, जिससे मशीन में गाद फंसने का कोई डर नहीं रहता। चौथा सेक्शन सिस्टम साइजिंग और स्टोरेज। थ्योरी हो गई, अब बात करते हैं असल कैलकुलेशन की, ताकि सिस्टम कभी फेल ना हो। यहाँ एक बहुत ही जरूरी इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आता है, जिसे टोटल डायनामिक हेड कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तो पानी को नीचे से ऊपर तक खींचने की मेहनत हो गई, जिसे स्टैटिक हेड कहते हैं, और दूसरा, जब पानी पाइप के अंदर रगड़ खाकर चलता है तो जो घर्षण या फ्रिक्शन होता है उससे दबाव बढ़ जाता है, इसे डायनामिक हेड कहते हैं। इन दोनों को मिला दें तो पता चलता है कि मोटर को असल में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बहुत लंबी और पतली स्ट्रॉ से जूस पीने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। अब इस फ्रिक्शन को कम कैसे करें? इसका एक बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर हम सिर्फ पाइप की चौड़ाई यानी उसका डायामीटर थोड़ा बढ़ा दें तो पानी के बहने का रास्ता खुल जाता है और फ्रिक्शन अचानक बहुत कम हो जाता है। इसका जादुई असर ये होता है कि पानी खींचने के लिए बहुत कम पावर की जरूरत पड़ती है, मतलब छोटे और सस्ते सोलर पैनल से भी काम चल जाता है। सिस्टम को कितना बड़ा बनाना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि रोजाना कितना पानी चाहिए। कुछ पक्के आंकड़े देखें तो एक डेयरी गाय को रोज करीब 50 से 70 लीटर पानी लगता है। वहीं अगर इंसानों की बात करें तो घर के इस्तेमाल के लिए प्रति व्यक्ति 140 से 270 लीटर पानी की जरूरत होती है। इन सभी आंकड़ों को जोड़कर ही तय होता है कि एक दिन में कुल कितने लीटर पानी चाहिए। और इस कैलकुलेशन में सबसे अहम नंबर है 4। जरा सोचिए, सोलर पंप कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं जो रात में या लगातार बारिश वाले दिनों में चलता रहेगा, तो ऐसे में बैकअप बहुत जरूरी है। इसलिए स्टोरेज टैंक इतना बड़ा होना ही चाहिए कि वो रोजाना की जरूरत का कम से कम 4 गुना पानी जमा करके रख सके, ताकि अगर कुछ दिन धूप न भी निकले तो पानी की कोई कमी ना हो। चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, द बॉटम लाइन। ये सब तो ठीक है, लेकिन असल में खर्च कितना आएगा? अगर हम इसकी तुलना डीजल इंजन से करें तो सोलर का पड़ड़ा बहुत भारी पड़ता है। माना कि शुरू में इसे लगाने का खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन जरा इसके फायदों पर गौर कीजिए। 15 से 20 साल की लंबी उम्र, रख रखाव का झंझट लगभग खत्म और टैक्स के भी कई फायदे। जब इन सबको जोड़ते हैं तो ये एक बहुत ही सॉलिड इन्वेस्टमेंट बन जाता है। और जो बात इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है जीरो फ्यूल, जीरो पावर बिल्स। कोई पेट्रोल नहीं, कोई डीजल नहीं और बिजली का कोई बिल नहीं। दूर दराज के खेतों के लिए ये एक बहुत बड़ी आर्थिक आज़ादी है। जब आपको हर महीने ईंधन के बढ़ते दामों की टेंशन ही नहीं होगी, तो लंबे समय में इस सिस्टम की असली कीमत आपकी सोच से कहीं ज्यादा कम साबित होगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। अगर खेती करने के लिए इलेक्ट्रिक ग्रिड या महंगे ईंधन की जरूरत ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या इससे उन बंजर और दुर्गम इलाकों में भी खेती मुमकिन नहीं हो जाएगी जहां पहले ये नामुमकिन लगता था? ये ऑफ ग्रिड इंजीनियरिंग सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये सच में खेती की नई सीमाएं तय करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। जरा सोचकर देखिएगा।